बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड यूनिट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ये जो थर्ड यूनिट है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से 12 मार्क्स इसके लिए अलॉट किया गया है। यानी अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आने वाले दिनों में हम इसको 10-12 लेक्चर में खत्म करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड। यानी एग्रीगेट डिमांड को हम बोलते हैं कुल मांग। कुल मांग को समझने से पहले हम यहां दो वर्ड है उसकी मीनिंग समझ लेते हैं। एक को बोलते हैं एक्स एंड, एक को बोलते हैं एक्स पोस्ट। एक्स एंड का मतलब होता है प्लान, एक्स का मतलब होता है फ्रॉम, एंड का मतलब होता है बिफोर। इसी तरह से अगर हम एक्स पोस्ट का मतलब देखें तो पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, यानी एक्चुअल। बिफोर का मतलब है यहां पर प्लान। ये वर्ड हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि वर्ड आएगा एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड, एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड। यानी ये शब्द आपको, ये वर्ड बार बार आपको परेशान करेगा। तो पहले ही हम यहां समझ लेते हैं। एक्स एंड का मतलब होता है प्लान, एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, यानी जो वास्तव में अर्थव्यवस्था में हो। अब हम यहां इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो जितनी भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम यहां बात करेंगे वो सब किससे रिलेटेड है? एक्स एंड से, यानी प्लान से। यानी हम एग्रीगेट डिमांड की बात जब करेंगे तो हम प्लान एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। यानी जो कुल मांग है वह कौन सी मांग है? एक्चुअल मांग नहीं है, प्लान मांग है, यानी नियोजित एग्रीगेट डिमांड। तो अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड हम किसको कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड हम बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब हुआ अर्थव्यवस्था में जो कुल मांग है। अब कुल मांग का क्या मतलब है? जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर पढ़ा था सिर्फ डिमांड, यानी मांग। क्योंकि हम एक इंडिविजुअल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ इंडिविजुअल सेक्टर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल पीपुल। हम एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, यानी समष्टि अर्थशास्त्र जब पढ़ते हैं तो हम पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां एग्रीगेट डिमांड से क्या मतलब है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब है टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यानी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की जो मांग होगी उसी को हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। इसको और इलोबरेट करते हैं। मांग क्या है? जो हमारा एक्सपेंडिचर है, द अमाउंट विच वी वांट्स टू एक्सपेंड, दैट क्रिएट्स डिमांड। जो पैसा हम खर्च करना चाहते हैं वो ही बाजार में मांग को उत्पन्न करेगा। तो अगर हम ऐसे देखें तो एग्रीगेट डिमांड इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर रेडी टू स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कुल मांग हम किसको बोलेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ मनी, यानी वह कुल पैसा जो हम बाजार में खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार हैं। एग्रीगेट डिमांड इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी, वह सभी पैसा विच ऑल द सेक्टर। अब यहां सेक्टर से मतलब क्या है? यहां प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने जब पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था देयर आर 4 सेक्टर, 4 सेक्टर हैं। कौन कौन से? पहले बारे में बात किया था हाउस होल्ड, दूसरा हमने पढ़ा था फर्म, तीसरा हमने पढ़ा था गवर्नमेंट, और चौथा पढ़ा था फॉरेन। यानी हम जब 4 सेक्टर की बात यहां पर कर रहे हैं
तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर रेडी टू स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो सभी पैसा जो सभी लोग, चाहे हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है या फॉरेन सेक्टर, खर्च करने के लिए तैयार है वस्तुओं और सेवाओं को जो बाजार में उपलब्ध हैं, वही कुल मांग कहलाएगी। आप ऐसे समझिए, हमारी मांग यानी इंडिविजुअल सभी लोगों की मांग, प्राइवेट जो फर्म है उनकी मांग, गवर्नमेंट चलाने के लिए गवर्नमेंट को जो सामान चाहिए उसकी मांग, और जो फॉरेन में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस है, उन सभी को अगर हम जोड़ दें तो हमें कुल मांग मालूम चल जाएगा। तो इसी को कहा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच आर द सेक्टर रेडी टू स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। अब हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि हम जब एग्रीगेट डिमांड की बात यहां करेंगे तो वह प्लान्ड डिमांड होगा, एक्चुअल डिमांड नहीं होगा, जिसको आगे क्लियर किया गया है। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर विच कम्युनिटी इंटेंड टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी टोटल एक्सपेंडिचर, पूरी अर्थव्यवस्था का कुल खर्च जो प्लान किया गया है, इंटेंड टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामानों को खरीदने के लिए जो अर्थव्यवस्था में कुल पैसा खर्च करने के लिए जो प्लानिंग की गई है, उसको हम कुल मांग कर सकते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड कह सकते हैं। तो हमने ये छोटा सा ये समझ लिया कि कुल मांग क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो अमाउंट खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, उसके द्वारा जो मांग उत्पन्न होती है उसी को हम कुल मांग कहते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, तो हम यहां देख लेते हैं एक एक करके। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यहां हम लिखेंगे, पहले हमने डिफिनेशन डिस्कस किया, अब हम लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड को हम ऐसे भी लिखते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, यानी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड, कुल मांग, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब ये क्या है, C, I, G, X माइनस M, इसको हम देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड में हो गया C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब ये C क्या है, C को हम बोलते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड। हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड को किसको कहते हैं, यानी घरेलू उपभोग मांग। हमने 4 सेक्टर के बारे में बात की, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो पहला सेक्टर जो है हाउस होल्ड, तो हम बोलते हैं उसको हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड यानी C। ये हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड क्या है, इट रिफर्स टू प्लान कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इट रिफर्स टू प्लान कंजम्पशन। कौन सी एक्सपेंडिचर, यानी अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र के द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो नियोजन किया जाता है, उस खर्च को हम बोलते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या हम उसको बोलेंगे C। यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हुआ, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट रिफर्स टू प्लान कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज C। यानी C की वैल्यू क्या है, एक अर्थव्यवस्था में, घरेलू अर्थव्यवस्था में सभी घरेलू लोगों के द्वारा जो खरीदने के लिए एक योजना बनाई जाती है, उस मांग को हम कहेंगे C।
कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड। अब इसको हम सी को हम कहते हैं सी इज द फंक्शन ऑफ वाई। सी इज द फंक्शन ऑफ वाई का क्या मतलब है, यानी कंजम्पशन इनकम डिपेंड अपॉन द वाई, आय पर निर्भर करती है। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में कंजम्पशन डिमांड कितना होगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आय कितनी है। आय के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, यानी इसका मतलब यह हुआ अगर अर्थव्यवस्था में आय बढ़ेगी लोगों की तो उपभोग व्यय यानी कंजम्पशन डिमांड ज्यादा होगा, अगर आय कम होगी तो कंजम्पशन डिमांड कम होगा। इसको अगर हम ग्राफ से देखें तो ऐसे बनेगा, यहां आप लिख दीजिए डिमांड, यहां लिख दीजिए इनकम, इनकम ये है, डिमांड इतना है, इनकम बढ़ गया डिमांड बढ़ गया, इनकम और बढ़ गया डिमांड ये बढ़ गया, आप मिला दीजिए। तो ये जो कंजम्पशन डिमांड है यानी कंजम्पशन है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द इनकम। इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन विल इंक्रीज, इनकम डिक्रीजेस कंजम्पशन विल डिक्रीज। तो ये बात समझ में आ गई कि जो कंजम्पशन फंक्शन हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड है इज डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की आय ज्यादा होगी तो लोगों की मांग ज्यादा होगी, अगर अर्थव्यवस्था में आय कम होगी तो लोगों की मांग उपभोग के लिए कंजम्पशन डिमांड के लिए हाउस होल्ड में कम होगी। तो अगला है इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या है यहां देखते हैं। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट डिमांड refers to planned expenditure on creation of capital goods इक्वल टू आई। अब है इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या होता है, यानी निवेश मांग क्या होती है, जिसको हम आई कहते हैं। आई के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड रिफर्स टू द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल। अर्थव्यवस्था में जो फर्म सेक्टर है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट करती रहती है। इन्वेस्टमेंट किसकी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल। अब यानी निवेश मांग जो प्लान्ड होगी उसको हम बोलेंगे आई। इन्वेस्टमेंट डिमांड रिफर्स टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल। अगर जो कैपिटल के लिए हम जो निवेश करेंगे उसको हम बोलेंगे निवेश मांग। अब थोड़ा निवेश को हम समझ लेते हैं। हमने बोला कि इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं स्वायत्त निवेश। स्वायत्त मीन्स जो लाभ पर डिपेंड नहीं करता। बेसिकली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है आधारभूत सुविधाओं के लिए, फॉर द बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, लाइट है, रोड है, उसके अलावा जो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए बेसिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो सरकार के द्वारा होती है, वो लाभ से परे होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यानी ऐसा निवेश जो सरकार करती है आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो सरकार खर्च करती है वो प्रॉफिट मोटिव से ना होके वो नेसेसरी है, बेसिक एमिनिटी को प्रोवाइड करना जरूरी है, इसके लिए जो सरकार निवेश करती है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दूसरे इन्वेस्टमेंट को बात करते हैं जिसको बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, यानी प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश जो ये है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ये दो बातों पर डिपेंड करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट दो बातों पर निर्भर करता है। एक होता है
रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी जो निवेश है बेसिकली दो बातों पर निर्भर करता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, दूसरी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी जब हम निवेश करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ए मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी आप इसको लिख लीजिए मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, या इसको हम बोलते हैं मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज नोन एज मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जब हम पैसा लगाते हैं उस पैसे से कितनी प्रॉफिट हम कमाएंगे या कितना रिटर्न हमें मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर किसी इन्वेस्टमेंट से कम होगा तो ऑटोमेटिक हमारा निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर इसको हम ग्राफ से देखें तो आप ऐसे समझ सकते हैं यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, यहां लिखिए मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी अब जैसे जैसे हम जीरो से एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे हम जीरो से वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी निवेश से प्रत्याशित जो लाभ है वो बढ़ेगा। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है, इसको हम ग्राफ से समझते हैं। अगर मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है तो इन्वेस्टमेंट इतना हो रहा है, यानी आई ए ओ ए इज ए मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट है ओ आई। लेकिन किसी तरह से मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, यानी कि निवेश से मिलने वाली लाभ बढ़ गई। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब यही हुआ। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मैंने बोला है एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा यानी निवेश ज्यादा होगा। अब हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया ओ ए की बजाय ओ बी, इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा करेंगे। मार्जिनल इफिशिएंसी ये हो गया आई, यानी निवेश का मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से पॉजिटिव रिलेशन है। इफ मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश में और निवेश से मिलने वाले लाभ के बीच में एक धनात्मक पॉजिटिव संबंध है। दूसरा हमने बोला था निवेश किस पर निर्भर करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो पैसा हमने लिया, बारो किया, उस पर हमें कितना इंटरेस्ट देना है। एक तरह से हम कहें इट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यह एक तरह से निवेश की लागत है। अगर हमें निवेश करना है, हमने 1 करोड़ रुपए बारो किया, उस पर ब्याज की दर ज्यादा होगा तो हमारे निवेश की लागत ज्यादा हो जाएगी। अगर 1 करोड़ रुपए जो हमने लिया उस पर ब्याज अगर कम होगा तो हमें कम बैंक को देना पड़ेगा, यानी हमारी लागत, उधार लेने की जो लागत है वो कम होगी। तो इसको थोड़ा आप समझ लीजिए ग्राफ से। यहां लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट,
यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट OXY। अगर बैंक में इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो आप डिमांड कम करेंगे। किसके लिए? निवेश के लिए। अगर बैंकों में ने ब्याज की दर को कम कर दिया तो हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अब हमें पहले से कम कॉस्ट देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। अगर हमने इंटरेस्ट और कम कर दिया तो डिमांड इन्वेस्टमेंट के लिए मनी का और बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसको मिला दें तो ये देखिए, यहां पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट से रिलेशन पॉजिटिव है, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा तो निवेश ज्यादा होगा। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट से जो रिलेशन है वो निगेटिव है, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड हम बोलते हैं, इट रिफर्स टू टोटल डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड रिफर्स टू प्लान एक्सपेंडिचर ऑन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। थर्ड है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जी। सरकार की मांग क्या है? इट रिफर्स टू प्लान एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स टू फुलफिल कॉमन नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सरकार क्या डिमांड करती है? रोड बनाने के लिए डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एयरपोर्ट, लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। ये जो सरकार द्वारा खर्च किया जाता है इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट्स डिमांड। यानी गवर्नमेंट डिमांड क्या हुआ? इट रिफर्स टू प्लान एक्सपेंडिचर, सरकार का वह नियोजित खर्च ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सामान और पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स। किसके लिए? टू फुलफिल कॉमन नीड्स ऑफ द सोसाइटी, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है उस मांग को ही हम गवर्नमेंट डिमांड कहते हैं। फोर्थ टॉपिक है नेट एक्सपोर्ट, यानी शुद्ध निर्यात। नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेट एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं? जो एक्सपोर्ट हमारा है गुड्स और सर्विसेज का, और जो इंपोर्ट है, उन दोनों के वैल्यू के डिफरेंस को ही हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं, शुद्ध निर्यात बोलते हैं। किसी देश का जो शुद्ध निर्यात है, नेट एक्सपोर्ट है, कुछ बातों पर निर्भर करता है, 4-5 बातों पर निर्भर करता है। किसी का नेट एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, किसी का एक्सपोर्ट कम होगा, किसी का नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होगा, किसी देश की नेट एक्सपोर्ट निगेटिव होगी। वो किन बातों पर निर्भर करेगा? अगर हम 5 पॉइंट को देखें, एक तो डिपेंड करेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में जिस रेट में बदलते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। लास्ट चैप्टर है, उसको डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे। जैसे आप सुनते होंगे कि 72 रुपीज 75 रुपीज देने पर हमें $1 मिलता है, तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज रेट, यानी 75 रुपीज बदलने पर हमें $1 मिलेगा। तो किसी भी देश का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट इस बात पर निर्भर करता है कि उस कंट्री का एक्सचेंज रेट क्या है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें क्या है उन देशों के बीच में। रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स, उसी सामान की कीमत हमारे देश में क्या है और उसी सामान की कीमत विदेश में क्या है। तो ऑटोमेटिक जिस देश से अगर हमें बाहर से सामान मंगाना सस्ता पड़ेगा तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, यानी हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। रिलेटिव प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। आपने देखा कि चाइना का सामान हमारे बाजार में डंप हुआ है, भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा है? ऐसा नहीं कि वो सामान हम नहीं बना सकते, लेकिन
रिलेटिवली प्राइस जो चाइना के सामान की है वो हमसे कम है, इसीलिए वो हमारे बाजार में ज्यादा बिक पाता है। तो किसी भी देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि रिलेटिव प्राइस क्या है, तुलनात्मक जो है सापेक्षिक कीमत क्या है, इनकम ऑफ द नेशन। पैसा नहीं होगा तो खरीदेंगे क्या, यानी जिस देश में ज्यादा पैसा होगा उसका